नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। अग्निपथ, ये अग्निपथ जो है वो युवाओं में काफी भ्रम की स्थिति अब भी लगातार बनाए हुए है, जिसका परिणाम यह है कि भारत बंद का आह्वान कुछ संगठनों के द्वारा आज बुलाया गया है। हरियाणा में भी कई जगहों पर भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। एक कोशिश तो यह की गई कि देशव्यापी आंदोलन इसे बनाया जाए। विपक्ष इसके साथ साथ अपना सत्याग्रह को लेकर भी बातचीत लगातार चल रही है और विपक्षी पार्टियां भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन सेना के तमाम स्पष्टीकरण के बावजूद भी इस अग्निपथ को लेकर अभी तक कंफ्यूजन वाकई बना हुआ है या बनाया जा रहा है। कई बड़े सवाल अब भी ऐसे हैं जिनके जवाब तलाशने बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक की अपडेट्स क्या है वो ले लीजिए आप, और हरियाणा में प्रदर्शन कैसा चल रहा है ये जान लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। रिपोर्ट आप देखिए। अग्निपथ योजना का विरोध, युवाओं का भारत बंद का ऐलान। अगर हिंसा की तो खैर नहीं। अग्निपथ योजना के खिलाफ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज युवाओं ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसमें कई संगठन शामिल हैं। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन के नाम पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इसमें सरकारी संपत्ति से तोड़फोड़, आगजनी आदि घटनाएं शामिल हैं। प्रदर्शनकारी अब तक कई ट्रेनों और बसों को आग के हवाले कर चुके हैं। ये 3 तस्वीरें सोनीपत, रोहतक और कलानौर की है, जहां अग्निपथ के विरोध में युवा इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की गई। भारत बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम भी किए हुए। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही है, जिसके चलते गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम लग गया है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर सरफोल बॉर्डर पर ये जाम लगा है। गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। गुरुग्राम में प्रदर्शन पर धारा 144 लगी हुई है। गुरुग्राम में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके युवाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नरम रुख नहीं अपना रहे हैं। वहीं ट्रेनों को और सार्वजनिक संपत्तियों को पहुंचाने वाले नुकसान को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी भी अलर्ट है। राहुल गांधी से पूछताछ के अलावा अग्निपथ स्कीम के विरोध में भी कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन है। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि अग्निपथ स्कीम पर बवाल कब तक जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कानून वापिस लो। तो भारत बंद का असर कितना देखने को मिल रहा है, इसके साथ ही ये असर जो है, ये प्रदर्शन जो है वो कब तक जारी रहेंगे, बात करेंगे इस मुद्दे पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी संवाददाता हैं। मनीष खटाना साहब कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और अजय मेहता मेरे साथ फिलहाल फतेहाबाद से संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं एक बार ग्राउंड की रिपोर्ट लूं प्रवीण जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सबसे पहले मैं अजय आपके पास जा रहा हूं। क्या कुछ फतेहाबाद की तस्वीर है, जरा बताइए। केशव, देखिए, जिस प्रकार से आज भारत बंद का आह्वान था, तो यहाँ कुछ छात्र संगठनों ने और किसान संगठनों की ओर से भी समर्थन देते हुए आज यहाँ प्रदर्शन किया गया। हालांकि यहाँ फतेहाबाद में बंद का असर देखने को नहीं मिला है। कहीं पर भी ना तो प्रदर्शनकारियों ने बंद करवाने का प्रयास किया। केवल जो है यहाँ फतेहाबाद के अंदर नेशनल हाईवे पर लाल बत्ती चौक के पास जाम लगाया गया। करीब 2 घंटे का जाम रहा है और चारों तरफ से जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया था। वाहनों की आवाजाही बिल्कुल ही खत्म कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। उसके बाद जबरदस्त यहाँ प्रदर्शन किया है। युवाओं द्वारा नगन अर्धनगन होकर का प्रदर्शन किया गया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। जो अग्निपथ जो योजना है उसको वापस लेने की लगातार मांग की जाती रही है। जी ठीक है, सुशील मैं आपके पास आता हूं। सेना कब स्पष्ट कर चुकी है, 2-2 कह चुकी है कि वापस नहीं होने जा रही है अग्निपथ योजना। इसके फायदे, नुकसान, नफा सारी चीजें गिनवाई गई हैं। उसके बावजूद भी गुरुग्राम में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, जरा इसके बारे में पहले डिटेल्स बताइए।
बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में भी धारा 144 लगाई गई है उन इलाकों में जहां पे प्रदर्शन हुए थे, और सबसे ज्यादा बिलासपुर चौक है जो रेवाड़ी से सटा हुआ इलाका है, वहां पे प्रदर्शन देखने को मिले थे, सड़क जाम की स्थिति देखने को मिली थी। आज भी पुलिस अलर्ट पर है, हालांकि आज कोई घटना ऐसी सामने नहीं आई, ना ही कहीं जाम की शिकायत आई। हाँ, युवा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें पुलिस ने रोक लिया था। भारत बंद को लेकर गुरुग्राम रेलवे स्टेशन या पटौदी रेलवे स्टेशन, तमाम रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ दोनों को मुस्तैद किया गया था। और ओवरऑल अगर समझें केशव, तो कल जब सेना ने कमान संभाला और तीनों सेना की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कई बदलाव भी किए गए जो अग्निपथ है उसको लेकर, तो आज जो पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिला, उन प्रदर्शनों में हिंसक झड़प बहुत कम देखने को मिली, आगजनी की घटनाएं कम मिली। और खासकर मैं उन तीन स्टेट का जिक्र करूंगा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जहां सबसे ज्यादा उग्रता देखी गई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उग्रता देखी गई थी, हिंसक घटनाएं देखी गई थी, आगजनी देखी गई थी। आज पुलिस की एहतियात कहें या फिर उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जो लोग आगजनी कर रहे थे, जिन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया। और साथ ही जिस तरह से सेना ने भी यह डिक्लेयर कर दिया है कि जिनका नाम भी इस केस में जुड़ा होगा और उनको कहीं ना कहीं अग्निवीर में नहीं लिया जाएगा। साथ ही सेना ने कल एक और अच्छी बात कही, जो मैसेज मुझे लग रहा है कि स्प्रेड हो रहा है, कि जो लोग भी अग्निवीर के लिए आएंगे, जो युवा आएंगे, उनको एक शपथ पत्र देना होगा। उस शपथ पत्र में यह खुद स्वयं डिक्लेयर करना होगा कि वे लोग इस प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। तो निश्चित तौर पे ये भी एक बड़ी बात है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, वो लोगों तक जाकर इस योजना के बारे में लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जरूर माना गया था केशव, और जिस वजह से युवा उग्र हो गए, सड़कों पर आ गए, और जो लोग देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा की तैयारी कर रहे थे, वे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। तो निश्चित तौर पे अब इस योजना को लेकर आज भी भारत बंद का ऐलान है। अभी तक की जो खबरें आ रही हैं, रोकने की, ट्रेन रोकने की खबर चाहे दिल्ली की हो, कनॉट प्लेस में प्रदर्शन की हो, चूंकि कांग्रेस ने ट्रेन भी रोकी, शिवाजी जो स्टेशन है वहां पे, साथ ही कई जगह प्रदर्शन किए गए, ट्रेन रोकी गई, ट्रेनें रद्द की गई, लेकिन अभी तक हिंसक झड़प की खबर कहीं से नहीं आई, जो राहत की खबर है। केशव, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं प्रवीण अत्रे जी के पास चलता हूं। प्रवीण जी, आज जैसा कि जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा है कि भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है लोगों तक इस मैसेज को कन्वे करेंगे, लेकिन अभी तक के जो कोशिश की गई है सरकार के स्तर पर भी, संगठन के स्तर पर भी, उसके बिहाफ पर मैं पूछना चाह रहा हूं, आपको क्या लग रहा है कि आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, या ये लोग समझना ही नहीं चाह रहे हैं? देखिए केशव जी, पहली बात तो ये है, जहां तक कम्युनिकेट करने की बात है, समझाने की बात है, अगर मैं केशव जी के साथ बैठ के हरियाणा न्यूज में इस विषय पे चर्चा कर रहा हूं, तो स्वाभाविक है मेरा मकसद भी यही है और शायद केशव जी का मकसद भी ये होगा कि इस योजना की पूरी जानकारी हमारे देश के युवाओं के सामने पहुंचे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो सुशील जी ने कही है, हमें उस पर ध्यान देना होगा। सुशील जी ने कहा कि जो युवा देश की रक्षा करने की तैयारी कर रहे थे, वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। हम ये कतई नहीं मान सकते केशव, मैं मानता हूं कि आप भी ये बात नहीं मानेंगे कि जिस युवा के अंदर देश की रक्षा करने का जज्बा है, जिस युवा के अंदर देश के ऊपर कुर्बान होने का जज्बा है, वो कतई देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो कतई देश की संपत्ति को आग नहीं लगा सकता, वो कतई पत्थरबाजी नहीं कर सकता। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब विषय ये आ जाता है कि जो इस विषय के अंदर ट्रेनों में आग लगाई गई, संपत्ति को आग लगाई गई, पत्थरबाजी की गई, तो फिर ये कौन है? इस बात को समझने के लिए इस विषय पे कांग्रेस जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन कर रही थी, वहां पे प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया था, अगर आप उस भाषण को सुनेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या होगा। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का मकसद है नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारना। आप समझ सकते हैं, इसी लाइन में सब कुछ समाहित है। कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों का एकमात्र एक ही एजेंडा है, वो एजेंडा ये है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए। उन लोगों को ना देश की चिंता है, ना युवाओं की चिंता है, ना देश हित की चिंता है। वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। केशव, आपने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी एयर स्ट्राइक के ऊपर सवाल खड़ा करती है, जो कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक पे ऊपर सवाल खड़ा करती है, वो सवाल खड़ा करने का मकसद क्या था? एक ही मकसद था
कि सेना के मनोबल को किसी तरह से गिराया जाए। जब डोकलाम में हमारे वीर सैनिक चाइना के सैनिकों के सामने खड़े थे, लड़ रहे थे, तो राहुल गांधी जी कहां थे? पूरे मीडिया में ये खबर आई थी, वो चाइना के राजदूत के साथ डिनर कर रहे थे। तो जब ऐसे विरोधी राजनीतिक दल युवाओं के अंदर भ्रम फैलाना शुरू कर दे, युवाओं को भ्रमित करना शुरू कर दे, और किस लिए? केवल अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए। जब इस तरह के राजनीतिक दल राजनीति को छोड़ के गिद्ध राजनीति पे आ जाए तो वो देश के लिए कतई अच्छा नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है, जब सेना की तरफ से बाकायदा इस योजना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया गया, योजना के क्या क्या लाभ है। देखिए, पहली चीज कि सेना देश की सेवा करने का माध्यम है। सेना केवल रोजगार का माध्यम नहीं है, सेना कोई कंपनी या कॉर्पोरेट नहीं है, देश सेवा का माध्यम है जिसके साथ साथ रोजगार जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में कोई युवा ये कैसे कह सकता है कि साहब मुझे रोजगार दो वरना मैं ट्रेन चला दूंगा, साहब मुझे रोजगार दो वरना मैं बस चला दूंगा, और वो किस चीज का? सेना में भर्ती होने का। तो मुझे लगता है कि युवाओं को भ्रमित करने वाले लोग, युवाओं में झूठ फैलाने वाले लोग, उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये देश हित में नहीं है। अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए केवल एकमात्र एजेंडा, देखिए राजनीतिक रूप से ये विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी को चुनावी राजनीति में तो हरा नहीं पा रहे। वो केशव हम लगातार देख रहे हैं पिछले 8 साल से। जो लोग चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पा रहे हैं, जो लोग चुनावी राजनीति में नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, अब वो लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। चाहे वो सीएए के मामले में देख लीजिए, शाहीन बाग पे जो हुआ वो अब हमारे सबके सामने है। किस तरह का विरोध किया गया, किस तरह का झूठ फैलाया गया कि नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम कई दूसरे मुद्दों पे, आप देखिए कोरोना की वैक्सीन के मामले में आपको याद होगा किशन, किस तरह से कोरोना की वैक्सीनेशन को डिरेल करने की कोशिश हुई, किस तरह से यह कोशिश हुई कि सरकार देश के नागरिकों को वैक्सीन लगा के सुरक्षित ना कर पाए। तरह तरह के उल जुलूल बयान दिए गए, तरह तरह का झूठ फैलाया गया। भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, इस वैक्सीन से तो बीमारी फैल जाती है, और कई लोग तो 2 कदम आगे चले गए, उन्होंने वैक्सीनेशन को नपुंसकता से जोड़ दिया। ऐसे से बयान आया हमारे सामने। तो जब कोई राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक जो उसकी आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के चक्कर में देश विरोध में आके खड़ा हो जाए, जब राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते, ठीक है सर, तो देश के विरोध में काम करने लगे, तो इस तरह की स्थिति मुझे लगता है किसी भी के हित में नहीं है। ठीक है। मैं हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे विषय को पॉलिटिसाइज अब किया जा रहा है और मिसगाइड किया जा रहा है यूथ को, जनरेशंस को? अभी जैसे जी ये सवाल जो है आपका, ये तो साफ दिख रहा है कि जिस हिसाब से देश के अंदर दंगा वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें तो मिसगाइड तो हो रहे हैं, पर उसके अंदर गलती सरकार की भी है मैं कहूँगा। क्योंकि सरकार ने जब ये अनाउंस किया, उन्होंने पहली बात तो पूरी बात बतानी चाहिए थी ना। अब जो कल भी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें आधी बातें बताई। उसने कहा जी हम ये कर रहे थे, अब हमने फिर आगे ये किया, फिर हम आगे और करेंगे। हम ऐसे चीज ये है कि आप एक रेडिकल स्कीम ला रहे हैं पूरा चेंज करने के लिए, आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए भी, क्योंकि ये आर्मी के ऊपर भी असर पड़ेगा, आर्म फोर्सेस के ऊपर असर पड़ेगा इसका। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हमारे जो रिक्रूटमेंट थी, रिक्रूटमेंट के साथ में हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, ट्रेनिंग होती थी, जो एक जवान थी, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। अंदर जो जितने जवान जो है हमारे, उतने जो एक्सपीरियंस जवान एक रेजिमेंट के अंदर एक टाइम पे होंगे, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो ये स्कीम जो है आपने लागू करने से पहले आपको इसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए थी, लोगों के बीच में भी, जो आम जो रिक्रूट होने हैं लोग, जो बच्चे होने हैं रिक्रूट, और साथ में दूसरे भी। क्योंकि अभी तक आप देखिए हो क्या रहा है कि जितने मेरे हिसाब से जितने भी हमारे रिटायर्ड जनरल्स भी हैं और बाकी भी हैं, सब इस स्कीम के अगेंस्ट हैं। उस हिसाब से वो कहते हैं आर्म फोर्सेस के लिए ये ठीक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि 4 साल आपने दिए उस आदमी को, अब 4 साल में कितने हुए? 48 महीने होते ना। अब 48 महीने में से 6 महीने उसकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उसकी 8 महीने जो है उसकी एनुअल लीव होगी, 4 साल के अंदर 2 महीने की कैजुअल लीव होगी। इसका मतलब 16 महीने जो है वो इंसान जो जवान है
वो रेजिमेंट के अंदर नहीं है। टोटल सिर्फ 32 महीने के लिए रेजिमेंट के अंदर होगा। आप बताइए मेरे को 32 महीने के अंदर आप उसको क्या ट्रेन करेंगे लड़ने के लिए, और उस टाइम खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो, क्योंकि हम देखिए हम दो हॉस्टाइल नेबर्स के साथ है हमारा देश, एक हमारा देश है, एक इजराइल है और एक हम है। इजराइल भी गिरा हुआ और हम भी गिरे हुए हैं, ये दो हॉस्टाइल नेबर्स के साथ गिरे हुए हैं। तो उसके अंदर जब हमें उस टाइम जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा? एक रेजिमेंट के अंदर 4 साल के बाद आपने 75, पहले तो 100% आप निकाल देंगे लोग, फिर उसमें से 25% रखेंगे, तो इसका मतलब आपके पास 4 साल ट्रेन जो होगा व्यक्ति वो सिर्फ 25% का ही होगा। उसी के बाद वो चलेगा आगे, इसके बाद बाकी जो आएंगे सारे के सारे वो फिर अनट्रेंड हो गए। तो ये चीज चलती रहेगी, आपको 16 साल लग जाएंगे एक रेजिमेंट को 100% ट्रेन आदमी देने के लिए। तो इसके अंदर जो इतना रेडिकल चेंजेस हैं, इस स्कीम को सबके आगे पहले रखनी चाहिए थी, डिस्कशन होना चाहिए था इसके ऊपर कि क्या ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। हम अब तर्क देते हैं कि देखिए जी अमेरिका में है, रशिया में है, चीन में है, तो इजराइल में है। अब उन देशों की अपनी अपनी एक मजबूरी है। दूसरी बात यह देखिए, अमेरिका ने कंस्ट्रक्शन किया था जब वियतनाम वॉर हुई, नतीजा आपके सामने। नेटो फोर्सेस जो जितने अफगानिस्तान में गए वो भी ऐसे ही थे, कंस्ट्रक्टेड लोग थे। आपने नतीजा देख लिया अफगानिस्तान में क्या हुआ। उसके बाद में आप ले लीजिए रशिया के अंदर, रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर भी कंस्ट्रक्टेड लोग हैं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं इस बात का, मैं जवाब लेता हूं इस बात का अत्रे साहब से। अत्रे साहब, कुछ और जगहों से भी ये पॉइंट सुनने में आया और अनिल गौड़ साहब भी कह रहे हैं कैप्टन साहब कि पहले से बहुत ज्यादा होमवर्क इस चीज के ऊपर नहीं किया, इसीलिए लॉन्चिंग के 2-3 दिन के अंदर ही कुछ संशोधन किए इसमें, फिर अब इसमें कुछ इस तरह की चीजें जोड़ी जा रही ताकि युवाओं को समझाया जा सके। तो होमवर्क ना करने को लेकर शिकायत है। देखिए ऐसा है केशव जी, पहली चीज तो ये है कि पहले चर्चा नहीं हुई, होमवर्क नहीं हुआ, ये बात गलत है। 1989 से इस विषय पे चर्चा शुरू हो गई थी। 2 कमेटियां, अरुण सिंह कमेटी और कारगिल रिव्यू कमेटी, दोनों कमेटियों ने इस विषय पे सिफारिश की थी। तो 1989 से लेके आज हम 2022 में लगातार इस विषय पे चर्चा हो रही है, पहला नंबर 1। नंबर 2, जो ये कहा गया कि इसमें अलग अलग बात में घोषणाएं हो रही हैं। 14 जून को जब माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस योजना की घोषणा की थी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप उनकी बात को याद कीजिए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि आने वाले समय में इसमें कई और घोषणाएं सरकार की तरफ से होंगी। ये उन्होंने उसी वक्त क्लियर कर दिया था। और जो घोषणाएं बाद में सरकार ने की हैं और आगे भी होंगी, चाहे वो गृह मंत्रालय की घोषणा है, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय की घोषणा है, चाहे वो रक्षा मंत्रालय की घोषणा, चाहे वो प्रदेश सरकारों की घोषणा है, ये 14 जून को स्पष्ट कर दिया गया था। अचानक कुछ नहीं हुआ, योजनाबद्ध तरीके से हुआ। अब जो बात कैप्टन साहब कह रहे थे संख्या के ऊपर, बाकायदा स्पष्ट किया गया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे 3 गुना ज्यादा अग्निवीरों की भर्ती होगी, 3 टाइम्स। और 25% मतलब 1/4 जो है वो स्थायी नौकरी में चले जाएंगे। तो जो संख्या है, संख्या के मामले में तो योजना में पहले से स्पष्ट उनका सवाल है, उनका सवाल है, वो बीच में कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं एक बार लेता हूं सवाल उनसे। जी गौड़ साहब बोलिए। बात ये कह रहे हैं जी जितनी रिक्वायरमेंट है फौज की उसके 3 गुना रिक्रूटमेंट करेंगे। क्या आपने अपने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट 3 गुना बड़े किए हैं? वो हमारे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट तो वो सन 47 के ही एस्टेब्लिश है, उसके अंदर तो आपने बढ़ोतरी की नहीं। तो 3 गुना लोगों को आप कहां एडजस्ट करेंगे और कैसे ट्रेन करेंगे, ये मेरे को समझ नहीं आई। कहना एक चीज है, ऑन ग्राउंड जो करना है अलग बात है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। कैप्टन साहब मैं जवाब दे देता जी। देखिए पहले तो कैप्टन साहब का एतराज संख्या पे था। संख्या का जब मैंने निवारण किया तो कैप्टन साहब का अगला एतराज आया ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि आपके जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है वो तो सन 47 वाले हैं। कैप्टन साहब यही चिंता तो सरकार की है। नहीं सुनिए कैप्टन साहब, सुन लीजिए कैप्टन साहब के ऊपर नहीं था। ठीक है, मैं क्लियर करता हूं। आप गलत, आपने तो कहा था संख्या की बात नहीं कही थी। आपने तो कहा था कि ट्रेन फोर्स कम हो जाएंगी। मैंने कहा कैप्टन साहब कहा था कि टाइम वो रेजिमेंट में होगा। मैंने कहा 32 महीने होगा, 4 साल के अंदर 48 महीने के अंदर 32 महीने होगा। कैप्टन साहब सुनिए कैप्टन साहब, आप अभी अपनी बारी में बोल लीजिएगा। कैप्टन साहब आपने कहा था ट्रेन स्टाफ कम हो जाएगा, ट्रेन सैनिक कम हो जाएंगे, तो वो संख्या की चिंता ही थी नंबर 1।
मैंने उसका निवारण किया तो कैप्टन साहब ने कहा कि जो आपके ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है वो पुराने हैं, वो इतने सोर्सफुल नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या को ट्रेन कर सके। यही चिंता तो कैप्टन साहब सरकार की है, यही चिंता सरकार की है कैप्टन साहब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से वॉर जो लड़ाई है उसका जो स्टाइल बदल रहा है, जिस तरह से उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिस तरह वॉरफेयर जो है वो अपने जो स्वभाव है उसको बदल रहा है, उसके लिए जिस तरह से मॉडर्न फोर्सेस होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से सुसज्जित फोर्सेस होनी चाहिए, जो नए जो हथियार है वो फोर्सेस के पास होने चाहिए, इन सब चिंताओं की वजह ही सरकार ने ये योजना लेके आई है। सरकार का केवल यही मकसद है कि हम अपनी फोर्सेस का आधुनिकीकरण करें, हम अपनी फोर्सेस का आधुनिकीकरण करें और जो एवरेज एज ऑफ फोर्सेस है जो आज हमारी 32 साल के करीब है उसको कम किया जाए। यही चिंता की वजह से तो ऐसी योजना आ रही है कैप्टन साहब, हम आपकी चिंता से बिल्कुल वाकिफ नहीं। आपने फिर जवाब नहीं दिया मेरे को, आपने फिर जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं आधुनिकीकरण के लिए सब कुछ आपने बता दिया, पर आपके ट्रेनिंग सेंटर के अंदर क्या इतनी संख्या में ट्रेन हो सकेंगे लोग? ये आपने उसकी कैप्टन साहब वही कह रहा हूं, चिंता आप कह रहे हैं, चिंता है। आपने स्कीम लॉन्च कर दी, आपके पास आपका जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है आपको इतना ट्रेन करने की, पर आप कहते हैं नहीं मॉडर्न फोर्सेस चाहिए हमें, बाकी करके दे रहे हैं आप, पर इसका आप वो उसका जवाब अभी भी नहीं है आपके पास। कैप्टन साहब, जब हम सुधारीकरण का इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, जब हम नवीनीकरण का इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, तो स्वाभाविक है जो चिंता आपने व्यक्त की उसके ऊपर भी काम होगा, उसके अंदर भी सुधार होगा, तभी तो सुधारीकरण पूरा होगा। तो वो जो आपकी चिंता है उस चिंता को ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट इनको ये बताना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि होगा, आप 14 जून को लॉन्च करते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि 24 जून से रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी, अगस्त में आपके रिक्रूट आने शुरू हो जाएंगे, तो आपका जो एस्टेब्लिशमेंट बढ़ने का है वो कब होगा? आपको पता बिल्डिंग बनाने में कितना टाइम लगता है, एक जगह बनाने में कितना टाइम लगता है? तो ठीक है, तो मैं लूंगा, मैं जवाब लेता हूं सर, मैं आगे बढ़ता हूं इस पॉइंट से, मैं आगे बढ़ता हूं। एक मिनट कैप्टन साहब का जो एक तो पहली चीज ये है कि मैं कोई डिफेंस से नहीं हूं, डिफेंस वाले इस विषय पे क्या एग्जैक्टली काम कर रहे हैं वो जानकारी मेरे पास नहीं है। मैंने ये बात केवल इसलिए की है क्योंकि जब सुधारीकरण का कोई इतना बड़ा कदम उठाया जाता है तो उसके साथ पैरेलल जो रिक्वायरमेंट होती है स्वाभाविक है उसको साथ लेके चला जाता है, लेकिन केवल इसलिए चेंज कि पहले संख्या पे एतराज, फिर आप एस्टेब्लिशमेंट पे एतराज उठा दो, जब एस्टेब्लिशमेंट पे आपकी आशंका खत्म हो जाए तो आप कोई नया एतराज केवल इसलिए कि मुझे एतराज उठाना, ये भी ठीक नहीं है कैप्टन साहब। हमें एतराज, अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं सर, मैं प्लीज आगे बढ़ रहा हूं। अगला पॉइंट इसके ऊपर है कि आपकी स्कीम जो है वो वेल थॉट आउट नहीं है, एतराज उसके ऊपर है। नहीं, स्कीम गवर्नमेंट की कैसे है? नहीं कैप्टन साहब इस स्कीम को सरकार की स्कीम कैसे बताया जा रहा है? एक तो सेना जब ये बात कह रही है कि 89 से हम लोग योजना बना रहे हैं इस बात के ऊपर, और कोविड का टाइम जो है हमें सबसे अप्रोप्रिएट टाइम लगा, जब 2 साल तक वैकेंसीज निकली नहीं है तो हमने इसे एग्जीक्यूट किया। सरकार को बीच में कहां से घसीटा जा रहा है ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा अभी तक। तो अभी केशव जी मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, जिन कमेटीज की इन्होंने बात की ना, उन कमेटी में सीडीएस का भी था प्रावधान। आप सीडीएस भी देख लीजिए, कितने साल लगे सीडीएस को बनाने के लिए। फिर आपने क्या किया, आपने एक सीडीएस बनाया, उसको भी आपने सेक्रेटरी लेवल के ऊपर रख दिया। सीडीएस वाज सपोज टू बी द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन मिलिट्री मैटर्स। आपने वो नहीं रखा उसको। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो नंबर 5 के ऊपर आता है, 6 के ऊपर आता है, सॉरी 8 के ऊपर आता है, इसके ऊपर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 7 नंबर पे, उसको आपने 12 नंबर पे ले आए, सेक्रेटरी बना दिया उसको। एक दूसरा, अब जब नया सीडीएस बनाना था आप डिसीजन नहीं ले सके, आपने रूल्स उससे तोड़ दिए, उसने कहा नहीं जी अब एक लेफ्टिनेंट जनरल भी बन जाएगा। तो इसीलिए ये सरकारी जो है, ये सरकारी स्कीम जो है ये उसी हिसाब से है। देखिए फौज के अंदर जो भी सर्विस ऑफिसर है वो नहीं बोलेगा, क्योंकि हम आर्मी एक्ट के तहत एक अधीन है, उस आर्मी एक्ट के तहत हमारा एक सिंपल बात होती है, वो कहते हैं इट इज नॉट टू क्वेश्चन व्हाई बट इट इज बट टू डू एंड डाई। ये क्रीडो होता है फौज का। इसीलिए जब, और ये फौज जो है वो पॉलिटिकल सेटअप के नीचे है, ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि फौज ऊपर बैठी और वो चलाती है देश को। ये पॉलिटिकल सेटअप देश को चलाता है, फौज उसके जो है ऑर्डर जो है फॉलो करती है। अब अगर पॉलिटिकल सेटअप कहे कि देखिए जी हमने पे पेंशन रिड्यूस करनी है तो आप इसका एक समाधान निकालिए,
तो अब फौजी क्या करेंगे? वो कहेंगे हम नहीं निकालेंगे। चीज ये है, अब जिस चीज के लिए जहां से शुरू हुई बात वो तो बीच में ही रह गई। कैप्टन साहब एक सवाल है मेरा आपसे, जवाब देना चाहिए। मैं आता हूं सर। मनीष खटाना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक मिनट मेरे को पूरी बात करने दीजिए ना कि 22.7 कैप्टन साहब एक सवाल मेरा भी अगर आप जवाब देना चाहें तो। हमारा जो है वो पे एंड पेंशन के ऊपर जा रहा है, जो फौज का मतलब आर्म फोर्स। ठीक है गौर साहब प्लीज। मैं ये तमाम सारे रिफॉर्म्स हैं, ये भी डिबेट का एक पॉइंट है, लेकिन आज तो हम इस बात के ऊपर कर रहे हैं ना कि जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज है, जो लाखों युवा हैं, आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें लेकर क्या कुछ चीजें होनी चाहिए। मैं बढ़ रहा हूं सर आगे, एक बार फिर वापस आपके पास आऊंगा। मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। सुशील मैं आपके पास आता हूं। केशव जी मेरा एक सवाल है, केशव जी एक सवाल है मेरा कैप्टन साहब से। सर मैं आ रहा हूं एक बार, अगर आप कहें तो बिल्कुल मैं आपके पास ही आऊंगा, फिर आपके सवाल लूंगा, कैप्टन साहब से जवाब लूंगा उस बात के। सुशील के पास मैं अभी तक आ रहा हूं। सुशील, ये जो मिक्स करने वाली बात कही जा रही है सरकार और सेना, भाई सेना के डे टू डे रूटीन जो है उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग की जब बात आती है तो डेफिनेट सी बात है कि कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच रहेगा, उसके हिसाब से चलेगी। तो अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज थी यहां पर और अग्निपथ वाली जो पूरी योजना है, इसे लेकर किसको सबसे ऊपर सुई किसकी तरफ लेकर जाए, सेना की तरफ या सरकार की तरफ? सवाल पूछें तो किससे पूछें, चेंजेस करने को कहें तो किससे कहें, जिम्मेदार ठहराएं तो किसे ठहराएं? बिल्कुल केशव, देखिए दो चीजें जो मुझे समझ में आई, हालांकि कैप्टन साहब कई बातें बता रहे थे। निश्चित तौर पे देश को पॉलिटिकल सेटअप चलाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और यही वजह है कि जो अध्यक्षात्मक शासन है, संघात्मक शासन है, इन दोनों का हम जिक्र करते हैं और उन दोनों पर डिस्कशन होता है। दूसरी तरफ आइए कि जहां तक कैप्टन साहब की एक बात समझ में नहीं आई कि वो कह रहे थे कि नहीं ये जो योजना है गवर्नमेंट ने लेकर आई है, ठीक है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, मिनिस्टर जो होते हैं उनके नीचे वो विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है, लेकिन पत्रकार को भी, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमें भी अलाउ नहीं होता डिफेंस में घुसने का या डिफेंस की किसी बात को करने का। उनका एक अपना प्योर अपना सेटअप होता है। दूसरी तरफ जब डिफेंस, जो आप भी पूछ रहे थे, डिफेंस इस सेटअप को लेकर आई है, इस नई स्कीम को लेकर आई है, और कैप्टन साहब खुद उस सेना में सेना के अधिकारी रहे हैं, पूरे रिटायर्ड हो चुके। जब सीनियर अधिकारी इस पूरी योजना को लेकर आए हैं, पूरे देशों का 13 देशों में बताया भी गया था कि 13 देशों में इससे मिली जुली योजनाएं चल रही हैं, उन्हीं का अध्ययन करने के बाद इस योजना को लाई गई है। तो क्या फिर सेना के अधिकारी जिन्होंने इस योजना को लाया है धरातल पर, जिसको लॉन्च किया है, तो क्या वे लोग किसी दबाव में कर रहे हैं, या फिर वे लोग पूरी अध्ययन के बाद ही इस स्कीम को लेकर आए होंगे? ये तो कैप्टन साहब बेहतर बताएंगे। ठीक है, मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी स्वागत है आपका। किस तरह से देख रहे हैं और किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को, पूरे घटनाओं को? देखिए, देश में जो आज नौजवानों के साथ हो रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। भारत सरकार ने जिस तरीके की योजना आज से पहले भी लाते रही और हमेशा बैकफुट पर आई है, हमेशा उसको अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी है। आप चाहे नोटबंदी से शुरू करो, नोटबंदी में जो इन्होंने कहा था उसका क्या रिजल्ट निकला वो पूरे देश को पता है। जीएसटी लेकर आए, उसका क्या इन्होंने अमेंडमेंट 56 बार करी, वो पूरे देश को पता है। उसके बाद काले कृषि कानून लाए, जब तक किसान बेचारे की शहादत नहीं गई, वहां पर 700-800 किसान शहीद हो गए। उसके बाद एक दिन मोदी जी आते हैं कि ठीक है जी, मैं माफी मांगता हूं और मैं ये काले कानून वापस लेता हूं। अब ये चौथी बार, तो एक्सपेरिमेंटल सरकार है, आज भी अमेंडमेंट कर रहे हैं। पहले आप कानून बनाते हो, आप कानून बनाने से पहले राय मशवरा क्यों नहीं करते? आप रात को 12 बजे नोट बंद कर देते हो, रात को 8 बजे टीवी पे आके कुछ भी कर देते हो। आपको सबसे पहले जनता की राय लेनी चाहिए, अपने एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। आज सरकार ने जो भी ये फैसला जिस तानाशाही सरकार ने सुनाया है, आपके मंत्रियों की, आपके सभी की मजबूरी है उसमें हाँ में हाँ मिलाना। आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो 10% आरक्षण यहां देंगे, हम उनको पुलिस में नौकरी दे देंगे, दूसरी फोर्सों में दे देंगे। तो जो आप नौकरी जब घोषणाएं कर रहे हो वो आज दे दो। आप 25% लो, 25% रेगुलर करो, 75% को 10% बाकी जगह रेगुलर कर दो। आप 4 साल बाद की घोषणाएं क्यों करना चाहते हो? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, क्या इस सरकार 2014 से लेकर आज तक घोषणाएं तो करी हैं कि 500 के नोट, 1000 के नोट नकली हैं, बंद कर रहे हैं, 2000 के चालू हो गए, काला धन वापस आ जाएगा, इससे
क्या किसी ने बताया नोटबंदी में कितने पैसे जमा हुए, नए नोट छापने में कितना खर्चा आया? क्या किसी ने बताया कि जीएसटी अमेंडमेंट इतनी बार क्यों हुई? क्या किसी ने बताया कि काले कृषि कानूनों पे किसान एक साल सर्दी गर्मी बरसात कैसे बैठ रहा? आज जो देश के जवानों के साथ, आप एक बात, समझदार व्यक्ति है, 4 साल आप किसी को फौज की नौकरी दे रहे हैं, फौज की सारी जानकारी आप उसे दे रहे हैं, सारे एम्यूनेशन आप उसको चलाना सिखा रहे हैं, और 4 साल के बाद आप उसको बेरोजगारी की तरह फिर दोबारा सड़क पर छोड़ रहे हैं। वो उस डिप्रेशन में जहां सिर्फ लोग ये आत्महत्या कर रहा है जवान की मैं सेना में भर्ती नहीं हो पाया, आप उसको सेना में भर्ती करने के बाद अगर सड़क पर छोड़ रहे हो, और उसके बाद सबसे बड़ी बात आप कह रहे हो जी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। अरे भाई, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार हिंदुस्तान के हर नागरिक को है। जब सड़कों पर बिहार से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, और ये चीज जो आपने जो लागू करी है, हरियाणा का देश का जवान इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो उसमें अगर कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, कांग्रेस आपको एक कहना चाहती है कि आप इसमें अमेंडमेंट, जो रोज एक नया अमेंडमेंट कर रहे हैं, कभी आप भर्ती के अमेंडमेंट निकाल देते हैं कि 10% देंगे, फिर आप दूसरा अमेंडमेंट करते हैं जी इसमें आयु में छूट दे दी गई है, तो ये अमेंडमेंट किस लिए? क्या ये अमेंडमेंट पहले नहीं हो सकती, या सरकार आज भी नौसिखिया है, या सरकार आज भी एक्सपेरिमेंट कर रही है? और अगर एक्सपेरिमेंट कर रही है तो सेना पर क्यों, भारत के जवान पर क्यों? आपने एक बात कही, एक केशव जी एक सेकंड, आपने एक बात कही कि 10 लाख रुपए देंगे। क्या आप किसी के जवान की, जो इस देश के सम्मान की, जो रक्षा के लिए अपने शहादत, अपने शहीद हो जाते हैं, अपने प्राणों का न्यौछावर आखिरी बलिदान तक दे देते हैं, क्या आप उसकी तुलना 10 लाख रुपए से करना चाहते हैं? क्या आज भी आप सैनिकों को पैसे से तोलना चाह रहे हैं? तो ये पैसे की बात नहीं है। आप ये जो 10 लाख का जो जुमला जो छोड़ रहे हैं कि 4 साल बाद देंगे, 4 साल बाद घोषणा है, मेरे अत्रे जी प्रवक्ता साहब कह रहे थे जी घोषणा उन्होंने करी, अरे घोषणा ही तो कर रही है बीजेपी पार्टी, 2014 से लेकर इस पर घोषणाएं हैं। मैं जवाब लेता हूं, अत्रे साहब जी। देखिए केशव भाई, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। हम कह रहे हैं कि प्रदर्शन कीजिए, धरना दीजिए, शांतिपूर्वक दीजिए, लेकिन जैसे प्रदर्शन आपका संवैधानिक अधिकार है, वैसे ही आपका एक संवैधानिक दायित्व भी है। और वो संवैधानिक दायित्व ये है कि जब देश का कानून अगर आपको कुछ पूछने के लिए बुलाता है, तो आप जाके उनके सवालों का जवाब दें, ना कि वहां पे जाके नारे लगाएं। जब आपका अधिकार है, आपको याद है, दायित्व याद नहीं है आपको, उसको क्यों भूल जाते हो आप? दूसरी बात देखिए, इन्होंने क्या कहा है, ये कहते हैं साहब आप अमेंडमेंट बहुत करते हो। इन्होंने पहला जिक्र किया नोटबंदी का, दूसरा जिक्र किया जीएसटी का। केशव जी, नोटबंदी 2016 में हुई, 2017 में आया, हालांकि उसके बाद 2019 का चुनाव आया। हम वो अपने जो हमने काम किए थे वो लेके हम जनता के बीच में गए 2019 में, और जनता ने हमारे उन कामों की सराहना की, हमें पहले से ज्यादा वोट देके, पहले से ज्यादा सीट देके सत्ता हमें सौंप दी। लेकिन कांग्रेस का जो एतराज है, नोटबंदी में कांग्रेस इतनी बुखलाई हुई है, जबकि जनता ने तो हमें सत्ता सौंपी। क्योंकि सबसे बड़ी चोट किनको लगी नोटबंदी में? जिनके पास काला धन था, जिन लोगों ने जो काला धन जमा करके रखा था, जब वो बाहर निकला तो बुखला गए। और वो बुखलाहट क्या करती है? दिन रात नोटबंदी जीएसटी इसका जाप करते रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कहते हैं साहब इतनी अमेंडमेंट क्यों करते हो आप? हालांकि मैं स्पष्ट कर चुका हूं, राजनाथ सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 जून को क्या कहा था, लेकिन हमारे संविधान में अब तक 125 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुकी हैं। क्या संविधान में जो अमेंडमेंट हुई है वो गलत हुई है? क्यों की थी संविधान में अमेंडमेंट? सबसे पहली अमेंडमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं कर दी थी। 1950 में संविधान लागू हुआ था, 1952 में अमेंडमेंट हुई थी। तो इसका मतलब पंडित जी ने वो गलत किया था। मतलब कांग्रेस के तर्क देखिए कितने बचकाना है। जब आप कोई योजना लेके आते हैं, जब आप कोई कानून बनाते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें संशोधन भी होते हैं, और ये लगातार होते रहे हैं। तो इसमें एतराज किस बात का है? क्योंकि समय आपको बताता है, वक्त आपको बताता है कि आज वक्त की ये डिमांड है, इसमें एक परिवर्तन कर लीजिए। सरकार उस हिसाब से परिवर्तन कर लेती है, लेकिन कांग्रेस जो है इस पे एतराज करती है। मैं एक बात और जानना चाहता हूं, जो बार बार कहते हैं साहब आप पैसे से शहादत को तोल रहे हैं। हमने तो पैसे से शहादत नहीं तोला, हमने तो केवल इतना कहा 17.5 साल से लेके 21 साल के युवाओं के लिए योजना है। 4 साल बाद जब वो घर वापस आएंगे तो उनके पास 12 लाख रुपया नगद होगा, जो उनको सैलरी मिलेगी, जो उनको दूसरे भत्ते मिलेंगे, जो सुविधाएं मिलेंगी, उससे अलग। आप समझिए केशव जी, अगर कोई बच्चा 18 साल की आयु में भर्ती होता है तो 22 साल की उम्र में उसके पास 12 लाख रुपए होंगे। केशव जी, आपने सबसे पहले नौकरी किस उम्र में शुरू की थी, या मैंने किस उम्र में काम करना शुरू किया था?
एक बार कल्पना तो करके देखिए, 100 गज का प्लाट नहीं आता 12 लाख रुपए में। अरे भाई, अगर 22 साल के बच्चे के पास 12 लाख रुपया होगा और उसके पास सरकारी नौकरी का ऑप्शन होगा, उसके पास पुलिस के अंदर जाने का ऑप्शन होगा, हिंदुस्तान के जवान को 12 लाख रुपए नहीं चाहिए, उसको रेगुलर नौकरी दे दो। वो चाहे तो नौकरी, हिंदुस्तान के जवान को अतरा साहब नहीं चाहिए 12 लाख रुपए। अरे सुन लीजिए, आपको नहीं चाहिए होगा क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा होंगे। एक 22 साल का युवा, उसके हाथ में 12 लाख रुपया नगद और उसके पास सरकारी नौकरी का ऑप्शन। अब तो कॉर्पोरेट ने भी कह दिया है कि अग्निवीरों को हम प्राथमिकता देंगे। कॉर्पोरेट ये बात की घोषणा कर चुका है, कंपनियां इस बात की घोषणा कर चुकी है, नेशनल बैंक ये कह चुके हैं कि अग्निवीरों को सस्ते ब्याज पे लोन दिया जाएगा। और जो सरकार ने घोषणा की है वो तो सब अलग है, लेकिन कांग्रेस का ऐतराज इन बातों से नहीं है। कांग्रेस का ऐतराज केवल मात्र एक बात से है कि मोदी को किसी तरह सत्ता से नीचे उतार दो भाई, केवल एक ऐतराज है। आप राजनीतिक रूप से लड़ नहीं पा रहे हो, मैं आऊंगा मनीष जी पैदा कर रहे हो, झूठ जवाब बोल रहे हो, लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हो। मैं आपके पास आऊंगा, सुशील के पास में आता हूं। सुशील, जो पॉइंट उठाया जा रहा है कि अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना जो है अग्निवीरों की भर्ती करेगी और उसके बाद उन रैंकिंग की जो रेगुलर भर्तियां हैं सेना में वो नहीं होंगी। मेन जो गले की फांस है वो यहीं अटकी हुई है। अगर दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलती तो कोई परेशानी नहीं थी किसी को भी। नहीं, देखिए, जो केशव मुझे जानकारी है, जब अग्निवीर पूरे देश में आपको बता दें कि प्रत्येक साल 6000 के करीब सैनिकों की बहाली होती थी और उसके अलग एनडीए और सीडीएस अलग है या सेना के दूसरे रैंक के थ्रू जाते हैं वो अलग है। अब सरकार ने, चूंकि बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है, होती हैं सैकड़ों ऐसे भर्ती आयोजित किए जाते हैं और वहां से कुछ चंद बच्चे निकल पाते हैं, कई लोगों के नहीं होते। जैसा कि मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अधिकारी हैं उन्होंने यह कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, यानी पहले साल 44,000 युवाओं को युवा भर्ती किए जाएंगे और उनको 4 साल की ट्रेनिंग और उसके साथ साथ, देखिए, यह नो डाउट कि होमवर्क सरकार का नहीं था और सरकार ने 72 घंटे के अंदर ही, इस ऐलान के 72 घंटे के अंदर ही अमेंडमेंट शुरू कर दिया। लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद जो फाइनल प्लान आया है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो निश्चित तौर पर कोई भी युवा चाहता है कि उसे उसका लाभ मिले। जैसे 10th इन्होंने बेसिक रखा है इसमें अग्निवीर के लिए कि 10वीं के बाद वो अग्निवीर बन सकता है, फौज में जाएगा। ट्रेनिंग की बातचीत हो रही थी तो ट्रेनिंग को लेकर अभी कैप्टन साहब कह रहे थे, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं अपनी तरफ से नहीं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर मैं कहूंगा, क्योंकि मैं उसमें सुन रहा था, देख रहा था कि अब जो समय है वो टेक्निकल का है। पहले समय कुछ और था, अब ड्रोन से हमले होते हैं, अब टेक्नोलॉजी के साथ काम होता है और उनमें जो युवा है वो कहीं ना कहीं बेहद सक्षम है। जो 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का जो युवा है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी सक्षम है। तो निश्चित तौर पे अब उसकी जो ट्रेनिंग होगी कि वो फिजिकल के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल जो ट्रेनिंग है वो भी उसमें वो काफी बेहतर होगा और निश्चित तौर पे 6 महीने में वो सक्षम हो जाएगा। दूसरी तरफ की ओर अगर वो अग्निवीर बनता है तो उसके लिए खुद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है या इग्नू है, इनके तहत, ओपन के तहत उसे एक डिजाइन भी, कोर्स भी डिजाइन किया जा रहा है जिसके तहत उसे 12th या ग्रेजुएशन की 3 साल की टेक्निकल डिग्री भी मिल जाएगी, यानी कि वो ग्रेजुएट भी हो जाएगा। अगर 22 साल के बाद वो कहीं अप्लाई करना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, तो उसके साथ साथ ऑन द बेस ऑफ ग्रेजुएशन ही कैन अप्लाई एनीवेयर, वो कहीं भी अप्लाई कर सकता है। वो आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है या किसी भी उस गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में जा सकता है। दूसरी तरफ कि हमने हरियाणा, मैं हरियाणा का जिक्र करूंगा कि हरियाणा में तमाम बड़े अफसर, कई अफसर ऐसे हैं जो फौज से आए हैं, वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं, आने के बाद हरियाणा पुलिस में लग जाते हैं। कई सब इंस्पेक्टर, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बहाल होते हैं, इंस्पेक्टर तक जाते हैं, डीएसपी तक जाते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं खुद जानता हूं। साथ ही यह भी है कि जैसे जो भी पैरामेडिकल फोर्सेज है वहां भी जो ऐलान किया गया है कि वहां भी ये युवा जाएंगे और वहां जाकर उसमें वो जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। तो तमाम रास्ते खुले हैं। प्राइवेट कंपनी का भी मैं जिक्र करूंगा, महिंद्रा ग्रुप के तरफ से अभी ट्वीट आया था, आज मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने भी कहा है कि उन अग्निवीरों को हम अपने यहां नौकरी देंगे। और एक चीज और उन्होंने खास कहा जो शायद मुझे लग रहा है कि यहां ध्यान दिलाना आवश्यक है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि जो युवा छोड़ रहे हैं, यानी 15 साल ड्यूरेशन के बाद जो सेना छोड़ने वालों की जो संख्या है वो अभी बढ़ी है। यानी जो युवा है सेना में बहाल तो होते हैं लेकिन उसके बाद वहां से छोड़कर अपना करियर डिफरेंट फील्ड में या फिर अपने व्यवसाय में वो जुड़ना चाहते हैं। इन सभी तमाम बातों के अध्ययन के बाद माना गया कि ये कहीं ना कहीं बेहतर, अग्निवीर बेहतर होगा। जो मुझे बताया गया, देखिए मैं पत्रकार हूं और जो कुछ कहा गया, हम तो एक माध्यम है उस चीज को प्रदर्शित करने की। साथ ही जो युवाओं
के डिमांड्स थे। 14 तारीख को ऐलान होता है, 16 तारीख से प्रदर्शन शुरू होते हैं और जो प्रदर्शन करने वाले युवा डिमांड करते हैं उन सभी डिमांडों को अमेंडमेंट की तरह फुलफिल करने की कोशिश की गई है। और मुझे लग रहा है कि यही वजह है कि जब मैसेज जैसे जैसे स्प्रेड हो रहा है उन युवाओं के पास जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो युवा इस बात को समझना उन्होंने शुरू कर दिया। और आज देखिए भारत बंद को लेकर भी मैं देख रहा था केशव, भारत बंद में अब राजनीतिक पार्टियां उन युवाओं को सपोर्ट कर रही है कि नहीं भारत बंद में साथ है। तो क्या ऐसी पार्टी जो हिंसक झड़प हो रही है, जो हिंसक सरकारी संपत्तियों को फूका जा रहा है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी उन घटनाओं के साथ, उन लोगों के साथ है जो लोग ऐसे सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएं या फिर रेल रोके या जाम लगाएं? जाम का भी दृश्य हम सबने देखा है। तो ये कई ऐसे सवाल हैं और निश्चित तौर पर जब किसी मुद्दे को पॉलिटिकलाइज कर दिया जाता है तो उसके परिणाम। ठीक है सुशील। मनीष जी, मेरे भाई सुशील जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि राजनीतिक पार्टियां आज इस आंदोलन में इनके युवाओं के, देश के युवाओं के साथ खड़ी है। तो मैं बिल्कुल सुशील भाई की बात से सहमत हूं और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के राज्यसभा सांसद आदरणीय दीपेंद्र जी हुड्डा जी का आप ट्वीट भी देख लीजिए, चाहे इंस्टा देख लीजिए, उन्होंने सबसे पहले अपील ये करी है कि मेरी हिंदुस्तान के नौजवानों से अपील है कि वो अहिंसक रूप में इसको करें। किसी भी तरीके की हिंसा कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करती और ना कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। सरकारी संपत्ति जो कि हमारे टैक्स से बनी हुई है, जो हमारे लिए बनी हुई है, उसको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाना दुखदायक है और गलत है। कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती और देश के युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप अपना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को कहें, मेमोरेंडम दें, चाहे जो भी करें, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंसा के साथ एक सबसे बड़ा नुकसान है कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके ऊपर पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है, तो उनका अपना कैरियर भी स्पॉइल हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के युवा का या हरियाणा के युवा का कैरियर खराब हो। तो हिंसा के बिल्कुल पक्ष में कांग्रेस पार्टी नहीं है, जिसके लिए दीपेंद्र जी अपने ट्वीट से, अपने इंस्टा से, अपने फेसबुक माध्यम से सबको ये मैसेज दे चुके हैं और बार बार इस चीज के लिए वो प्रोत्साहन कर रहे हैं कि हरियाणा का युवा कम से कम किसी भी दंगे में शामिल ना हो। वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को जहां रोजगार देने में सक्षम नहीं है वो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके उनका कैरियर खराब करे। मेरे भाई अत्रे साहब ने एक बात कही थी कि हम उसके बाद चुनाव जीते, लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कही अत्रे साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। क्या आपने नोटबंदी पर वोट मांगी? क्या आपने जीएसटी पर वोट मांगी? क्या आपने बुलेट ट्रेन पर वोट मांगी? क्या आपने स्मार्ट सिटी पर वोट मांगी? क्या आपने काले कृषि कानून पर वोट मांगी? नहीं। आदरणीय मोदी जी ने एक नाम पर वोट मांगी। क्या देश का पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम? ये वो पार्टी है जो शहीदों के नाम पर राजनीति करती है, जो शहीदों के नाम पर वोट मांगती है। और सत्ता में आने के बाद आप बताइए कौन से शहीद के घर गए आप? कौन से शहीद को क्या क्या सहूलियत दी? खिलाड़ी की बात करें, चाहे शहीदों की बात करें, जवान की, किसान की या छोटे व्यापारी की, डिरेल हो जाएगा मनीष जी। सारा का सारा आपने चौपट किया है। मैं उस और आपने कोई भी चुनाव, एक सेकंड सुनिए तो सही, आपने एक ही लाइन बोलूं, डिरेल हो जाएगा सर। 2014 या 19 का चुनाव है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, उपलब्धियों पर नहीं मांग सकते। मनीष जी बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है। मेरा सवाल जब देश का युवा सड़कों पर है, जो अत्रे साहब कह रहे थे, मेरा सवाल आपको इस बात को लेकर है कि अगर 21, 22, 23 साल का एक वो युवा जिसके आगे की सारी करियर अपॉर्चुनिटीज उसके पास खुली है, वो सरकारी नौकरियों में जाना चाहे सरकारी नौकरियों में जा सकता है, उसको आरक्षण मिल जाएगा। अगर वो अग्निवीर ही रहना चाहे तो भी उसके पास मौका है, निकालकर फायर नहीं कर दिया जाएगा। वो यहाँ की जो अर्हताएं हैं उसे पूरा करे, बन जाए। प्राइवेट सुनिए तो सही, 25% को लेंगे वापस, इसमें रखेंगे। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आना चाह रहे हैं उनके पास भी, और इससे सबसे बेहतरीन बात, उसके पास एक जमा पूंजी होगी, चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 12 लाख रुपए हो, कितना ही हो, और इसके साथ साथ वो एक डिसिप्लिन युवा होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं केशव जी। आप एक अग्निवीर को आप उसको भर्ती करते हैं 4 साल के लिए, 6 महीने की, 3 महीने की ट्रेनिंग है, अमूमन वैसे 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 1.5 साल, और बनते बनते 3 साल एक सेना के जवान को एक सैनिक बनने में लेफ्टिनेंट कर्नल थोड़ी ना बना रहे हैं उसे। नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं, मैं जवान की बात, हाँ जवान की बात, मैं जवान की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, आप जो 4 साल के लिए कह रहे हैं कि 10 लाख 12 लाख जो भी सरकार देगी, तो 10-12 लाख में 4 साल के बाद, जहां आज 1100 का सिलेंडर, 100 रुपए डीजल, 10 लाख में एक 50 गज का प्लॉट कोई खरीद नहीं सकता अपने लिए। तीसरी बड़ी बात नहीं खड़ा ना साहब, मैं पहले दूसरी पे तो आ जाएं, केशव जी पहले दूसरी को तो क्लियर कर लो। आप ये बताइए ना, नहीं आपने 21 साल के, 22 साल के किस युवा को अपने हाथ में 12 लाख रुपए कमाते हुए देखा है अभी तक?
नहीं, आप 22 कौन साल कमा रहा है के सर? 22 साल के युवा मतलब की बात कर रहे हैं आप। आप 12 लाख रुपए की। आप गुड़गांव के रहने वाले हैं सर, कोचिंग सेंटर्स के बाहर चले जाइए, भीड़ लगी हुई है लोगों की, मैं और पढ़ने वाला नहीं है उनमें से। मैं कोई भी। आपकी बात मैं मान गया, होते हुए ये बात कह रहा लेकिन हूं। सेना की खुफिया जानकारी देने के बाद, सारे एम्यूनेशन की सर, जानकारी सैनिक देने के में बाद और अधिकारी में उसको फर्क होता है। एम्यूनेशन सिखाने के बाद अरे, मनीष जी, इस बात की क्या मनीष सर जी, 2 करोड़ आपकी रुपए बात ऊपर, आपकी बात ऊपर। एक सेकंड खटाना सुशील, साहब, एक सेकंड सुनो, सुशील, एक सेकंड भाई। जंतर मंतर पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो कर रहे हैं अभी 24 अकबर रोड, वेणुगोपाल जी क्या कुछ बोलते हैं अंदर, उनको पता होता है क्या ये बात? भाई अंदर अधिकारियों की क्या बात होती है, बाहर जो प्रदर्शन में झंडा उठाए उसे पता होता है ये बात? अलग ही रार की होती है खटाना साहब। ये मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, 4 साल के बाद जो कह रहे हैं जी इनको अलग अलग डिपार्टमेंट में हम भर्ती करेंगे, वो अगर वो चाहें तो अगर वो चाहें तो जा सकते हैं, और नहीं जाए तो मत जाए। एक्सपेरिमेंट सेना पे क्यों? नहीं, सेना खुद एक्सपेरिमेंट कर रही है सर। मैं जवाब देना चाहूंगा। सेना खुद एक्सपेरिमेंट कर रही है। एक्सपेरिमेंट मैं जवाब देना चाहूंगा। सेना खुद एक्सपेरिमेंट कर रही है। आप 100% मत कीजिए, आप 25% भर्ती कर दीजिए। हाँ तो बोल तो रहे हैं वो। मैं देना चाहता हूँ। 25% भर्तियां जो है प्राथमिकता अग्निवीरों को दी जाएगी। देखिए ऐसा ठीक है। केशव जी एक संशय जो है खटाना साहब का कि पहले क्यों नहीं, इनको यही किया है, बीमा कंपनी में किया गया है, ये अग्निवीरों के लिए किया गया है। 4 साल लगाने के बाद जो अग्निवीर आएगा, जो सर्टिफिकेट उसके पास होगा, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसके पास होगा, उन अग्निवीरों के लिए ये 10% की रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। पहले कैसे होंगी, असम राइफल में जैसे होती है होंगी, बीएसएफ में जैसे होती है वो तो होंगी, लेकिन इन अग्निवीरों के लिए प्रावधान किया गया है। और ये कब होगा? जब ये 4 साल बतौर अग्निवीर अपना काम करके वापिस आएंगे, तब उनको ये लाभ मिलेगा। अजीब तर्क कर रहे हैं कि पहले क्यों नहीं देते हो, आप पहले क्यों नहीं देते हो। अरे साहब, उनके लिए एक सुविधा है, ये भारतीय जनता अत्रे साहब, उनके लिए सुविधा है, ये अग्निवीरों के लिए सुविधा है प्रभु। मोदी जी ने आप जो कह रहे थे खुफिया 2 करोड़ नहीं 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, मुझे आप ये बता दीजिए, तो क्या वो रोजगार मिले? युवाओं के साथ है या युवाओं के खिलाफ है? पहले कांग्रेस ये तय कर ले। कांग्रेस ने तय किया हुआ है, कांग्रेस देश के किसान के साथ, व्यापारी के साथ और जवान के साथ है। लेकिन आपको जैसे आप किसान आंदोलन पर बैकफुट पर आए, समझते क्या आज आप अमेंडमेंट कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? आज आप एज बढ़ा रहे हो, असम राइफल्स की बात कर रहे हो, आपने बाद में किया ना, पहले तो नहीं किया। अगर LIC की बात कर रहे हो, CRPF की बात कर रहे हो, तो आपने बाद में किया, पहले तो नहीं किया। तो पहले एक्सपेरिमेंट किस लिए? देश के जवान के साथ और सेना के लिए एक्सपेरिमेंट क्यों? आप देश के युवा के साथ खड़े हो या युवा के विरोध में खड़े हो? हम देश के युवा के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के विरोध में खड़ी है। अगर आप युवाओं के विरोध में नहीं है तो प्रदर्शन किस लिए? तो देश में हाहाकार किस लिए? ये इनसे घटनाएं किस लिए? ये देश के युवा पर मुकदमेबाजी किस लिए? आपकी किस बात पर विश्वास करें? 2 करोड़ रोजगार पे विश्वास करें, 15 लाख पर विश्वास करें? आपकी किस बात पर विश्वास करें? आपकी किस बात पर विश्वास करें? वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है बताइए आप? ठीक है, मैं गौर साहब के पास आ रहा हूँ। मैं गौर साहब के पास आ रहा हूँ। गौर साहब ने काफी सारे पॉइंट्स कहाँ है बताइए? ठीक है खटाना साहब, मैं गौर साहब के पास आ रहा हूँ। कैप्टन साहब रखिए अपनी बात। किस मामले में आप बताइए, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल बैशिंग शुरू हो गई आपस में। मैं उसके अंदर नहीं आना चाहता। देश के युवाओं को खुफिया जानकारी बेचने वाला बताएंगे तो भाई बोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं। बेचने का नाम नहीं लिया। ठीक है सर, मैं जवाब दे रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? खरीदना और बेचना भारतीय जनता पार्टी का काम है। खरीदना और बेचना भारतीय जनता पार्टी का काम है। मैंने बेचने का काम नहीं करा। मैंने कहा सेना की जानकारी देने के बाद क्या आप उसको सड़कों पर छोड़ देंगे? उनके पास ये खरीदना और बेचना कांग्रेस की प्रवृत्ति नहीं है। आप अपने देश के युवा पे शक कर रहे हो? नहीं, खरीदना बेचना कांग्रेस की प्रवृत्ति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है। खटाना साहब, अगर इस बात को माने तो रिटायरमेंट होने के बाद भी तो सड़कों पर घूमते हैं सब। जिसको बेचना होगा उस समय बेच देगा। रिटायरमेंट होने के बाद आप उनकी एज देखिए, आप उनके अंदर एक तजुर्बा देखिए ना, बाहर आ रहा है, एक 35 साल का फर्क है। उनका तजुर्बा भी तो देखिए सर, वो अंदर तक की जानकारी लेकर आ रहा है। नहीं सर, इसका मतलब तो आप यूथ की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैं क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा। ये हर चीज पे सवाल उठाएंगे, चलिए ठीक है, मैं कैप्टन साहब के पास आ रहा हूँ। कैप्टन साहब, ये वाला जो पॉइंट है कि संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है सवाल पूछने का। अरे संविधान ने आपको जिम्मेवारी भी दी है। मनीष जी, ईडी के सामने आप नारेबाजी कर रहे हो, ठीक है सर, आपकी जिम्मेवारी है संविधानिक। बिंदु दर बिंदु बात कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर लूं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, जो लोग सड़कों पर हैं उनको रोकें, मनीष भाई उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज अत्रे जी खराब ना हो, अत्रे जी फायर ना हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है। अत्रे जी मैं इस पॉइंट पर डिस्कशन कर लूं कम से कम। ठीक है अत्रे साहब, मैं आऊंगा ना आपके पास, प्लीज
मैं आऊंगा आपके पास भी, मैं दोबारा मौका दूंगा। इस पॉइंट पर तो कम से कम बात कर लें। गौर साहब, ये जो सेना की इंफॉर्मेशन को लीक करने वाली बात है कि 4 साल के बाद अगर वो सेना की अंदरूनी जानकारियों को भी लीक कर सकता है, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा समझाएं इस पॉइंट को। केशव जी, ऐसा है, देखिए, जिसने देशद्रोह की करनी है ना, वो 4 साल हो या 1 साल हो या 35 साल की नौकरी करे तो वो करेगा, ठीक है नहीं। मैं अपने इन लोगों के ऊपर ये शक नहीं कर सकता कि मेरा जो जवान है, पहली बात तो एक चीज मैं क्लियर करूं कि यहाँ कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि वो एनडीए को भी ले आते, वो भी ले आते। ये जवानों की भर्ती है। जो एनडीए है, आईएमए है, ओटीएस है, वो अफसरों के लिए होता है, वो जवानों के लिए नहीं होता। एक तो ये जो चीज है, ये सोच है कि जी देखिए, उस हिसाब से तो हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, हमारे इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स भी थे, और उनको मेरे ख्याल से नौकरी उनको ज्यादा पता है कि हर चीज का। अब मैं जब आया हूं, मेरे को भी बड़े सीक्रेट पता है, पर अब आप कहेंगे कि जी आप क्यों नहीं लीक कर सकते? नहीं, वो हमारे अंदर एक इनबिल्ट होता है कि नहीं, हम कैसे देश की, जब हम गोली खाने के लिए तैयार होते हैं अपने सीने के ऊपर, तो मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसा हम में से निकलेगा कि वो बात किसी दुश्मन के साथ सीक्रेट देगा। खैर, एक्सेप्शंस होते हैं, अब वो क्यों होते हैं वो तो अलग चर्चा है, पर 2-3 पॉइंट जो है मैं एक चीज करना चाहता हूं। देखिए, आपके पास 34,000 जो है आपके पास हर 4 साल के बाद, जो अगर ये हमने सिर्फ 45 में ले रहा हूं, अब ये जैसे ये कह रहे थे प्रवक्ता जी, उसमें 1.5 लाख करेंगे, तो अगर 1.5 लाख करेंगे तो उसके अंदर भी 75% निकलेगा बाहर, ठीक है नहीं। मैं सिर्फ 45,000 जो फ्री वर्कआउट कर रहा हूं, आपके 34,000 निकले लोग बाहर। आप कहते हैं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में 10% रिजर्वेशन देंगे हम, किसकी? 34,000 की नहीं देंगे, जो उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें 10% देंगे आप असम राइफल में कहते हैं 10% देंगे। अब उसमें कितनी होती है साल की रिक्रूटमेंट, तो आप वो देखिए, नंबर देखिए कहां। फिर आप कहते हैं ये प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे। मेरे को शक पता क्यों आता है, मैं बताता हूं आपको कि ये कहेंगे कि शक क्यों आता है। ये एक चिट्ठी थी सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, उन्होंने 8 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर साहब के चिट्ठी लिखी, और उसमें उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है ये अग्निपथ का। तब तक तो ये अनाउंस भी नहीं हुई थी, इसका मतलब इनको पता था कि क्या हो रहा है। शक मेरे को यहां से होता है कि आप जो है ये 4 साल क्यों रखे आपने। एक तो उस इंसान जो लड़का है वो एक्सेल्स में नहीं चलाएगा, 5 साल के बाद उसको ग्रेजुएटी मिलनी होती है, मैं जवाब लेता हूं। कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड जिसका होगा वो एक्सेल्समेंट चलाएगा। मैं जवाब लेता हूं। पहली बात तो एक्सेल्समेंट है ही नहीं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं अत्रे साहब से। अत्रे साहब, समय सीमा भी है थोड़ी सी, जल्दी से जवाब। देखिए, पहले तो ये कह रहे हैं कि उनको पहले से कैसे, देखिए कैप्टन साहब कह रहे हैं कि उनको पहले से कैसे पता लग गया। कैप्टन साहब, अप्रैल के अंदर इसके ऊपर बाकायदा बैठक हुई थी और वो रिपोर्टिंग मीडिया में भी हुई थी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे पता लग गया। अगर आप डेली अखबार पढ़ते होंगे तो आपको जानकारी होगी। दूसरी बात, आप 10% पे शक कर रहे थे। मैं आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, आप प्रदेश की पुलिस फोर्सेज को कैसे भूल गए? जितने बीजेपी शासित राज्य हैं, सबके मुख्यमंत्रियों ने ये घोषणा की है कि प्रदेश पुलिस फोर्सेज में भी इनको प्राथमिकता मिलेगी। अरे भाई सुन लीजिए ना, मैं बताता हूँ ना। अरे भाई आप सुन लीजिए कैप्टन साहब, या तो मेरी पूरी बात आप बता, आप ये बार ये मत कहिएगा। आप एक बड़ी प्रॉब्लम है उसमें, इसी का जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी राज्य शासक, इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं ना इसके ऊपर। इसी बात का जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। पहले जब बीजेपी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं की, क्यों बोल दूं मैं? अरे भाई मैंने क्या लेना राजस्थान के, क्यों बोल दूं मैं? तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि ये घोषणाएं अब तक बीजेपी शासित राज्यों से आई हैं। जब दूसरे करेंगे वो भी बता देंगे कि फला ने भी कर दिया ये घोषणा। अभी तक तो उसी की बात करेंगे ना जिसने कर दी है। खटाना साहब, फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, बिल्कुल कैप्टन साहब ने जो बात कही, बिल्कुल 1% जो उनको टेक्निकल जो पॉइंट पता है उसके ऊपर बात करी। पर अत्रे साहब ने कहा कि अखबार नहीं पढ़ते, अप्रैल में बैठक हुई, मीडिया में, गलत बात है। राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। और मैं बताऊं, जो आप कह रहे हो घोषणाओं की बात, तो भारतीय जनता पार्टी घोषणाओं में नंबर 1। और एक घोषणा आपके बीजेपी के बहुत बड़े मंत्री ने करी कि इन अग्निवीरों को बाद में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसों में हम सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे।
तो ये तो आपके देश अगर के कोई जवान लगना चाहेगा, सम्मान है। अगर कोई आप लगना उनको चाहेगा, सिक्योरिटी गार्ड लगाओगे, अरे और आप कोई कांग्रेस की बात कोई करते लगना हो, चाहेगा, आपके जब वो नेता ने कहा कॉर्पोरेट कि हम जगत में उनको जा सिक्योरिटी सकते गार्ड हैं, रखेंगे। जब वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में जा सकते हैं, तो आप कैसे तर्क दे रहे हो खटाना नहीं, साहब? आप अगर उनको मेरी सिक्योरिटी इच्छा, गार्ड लगाने मेरी के लिए इच्छा, ट्रेनिंग दिलवा सुनिए रहे हो। सुनिए, अरे सुन लीजिए भारत ना, के जवान खटाना को साहब, अगर जो अपने मेरी जो इच्छा, ठीक है अरे सर, ठीक है सर, समय की छाती मेरे पे पास लोहा थोड़ी सी लेने के कमी लिए है, तैयार है, समय आप की मेरे उनको पास थोड़ी सी सिक्योरिटी गार्ड कमी रख रहे हो। है, समय की मेरे पास कमी है। ये आपकी बहुत भाषा बहुत से- शुक्रिया आप सभी का, सुशील जी, प्रवीण जी, मनीष जी, अजय मेहता जी और कैप्टन अनिल गौर जी, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।